Hello everyone, myself Amit Tripathi, your mentor of chemistry at ATC Prayagraj UP. Welcome at Make My Career online teaching and learning platform. गाइज हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री के इस चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर को सीखने में हमें विजुअलाइजेशन अप्रोच की जरूरत है। अप्रोच कैसे डेवलप होता है? जब चीज़ों को आप जो भी चीज़ें हैं, जब आप इनको थ्योरेटिकली पढ़ते हो लेकिन प्रैक्टिकली माइंड के अंदर अप्लाई करते हो, थ्योरेटिकली पढ़ते हो लेकिन प्रैक्टिकली उसको माइंड के अंदर अप्लाई करते हो, तो ये चैप्टर बहुत ही विजुअलाइजेशन वाला चैप्टर है और आपको अप्लाई करने की कोशिश करनी है। ओके, तो मैं इस चैप्टर में सॉलिड स्टेट चैप्टर में सबसे पहले क्लासिफिकेशन करना चाहता हूं सॉलिड का। अगर मैं सॉलिड को क्लासिफाई करूं तो इसको क्लासिफाई करने के दो बेसिस है। अगर हम इनमें सॉलिड में किस तरह के बॉन्ड बने हैं, किस तरह के केमिकल बॉन्ड बने हैं, अगर उसको हम बेसिस बना के सॉल्व, अगर हम इसको क्लासिफाई करें, एक तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग को बेसिस बना के अगर हम क्लासिफाई करें तो क्या कितने तरह के सॉलिड्स होते हैं? आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड। और अगर एटम्स के अरेंजमेंट को बेसिस बना के, एटम्स कैसे अरेंज हो रहा है उसको अगर हम बेसिस बना के करें तो क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। अरेंजमेंट रेगुलर है, अरेंजमेंट इर्रेगुलर है, उसको अगर हम बेसिस बना के करें तो दो तरह का हो गया, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। अगर हम बॉन्डिंग को बेसिस बनाते हैं तो चार तरह के सॉलिड हैं। आयनिक बॉन्ड है तो आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोवेलेंट सॉलिड। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड बना के कोई एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, अब उसके कई मॉलिक्यूल आपस में वैन डर वाल फोर्स से जुड़ गए, कई मॉलिक्यूल आपस में वैन डर वाल फोर्स से जुड़ गए और जुड़ करके एक जाइंट सा स्ट्रक्चर बना लिए, या यूं कहिए कि एक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर लिए, तो आप बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। लेकिन अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते 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 वो नेटवर्क जैसा कन्वर्ट हो गए, तब आप उसको क्या बोलोगे? कोवेलेंट सॉलिड। एकदम से क्लियर कर लो, कोवेलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड एकदम से क्लियर कर लो। ध्यान दो, यहां भी कोवेलेंट बॉन्ड होगा, यहां भी कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कोवेलेंट बॉन्ड दोनों जगहों पे होगा, बट फर्क यही है कि यहां पर जब कोई भी सॉलिड में, यहां पे किसी भी सॉलिड में जब कोवेलेंट बॉन्ड की बात करोगे तो मॉलिक्यूल के अंदर केवल कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा। मॉलिक्यूल के कई मॉलिक्यूल्स आपस में वैन डर वाल फोर्स से जुड़े नहीं होंगे, और यहां पर मॉलिक्यूल बनाने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड का इस्तेमाल होगा। इसके बाद जो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होंगे वो वैन डर वाल फोर्स से, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स से जुड़े होंगे, तो ऐसे सॉलिड को आप क्या बोलोगे? मॉलिक्यूलर। इस चैप्टर में कोई भी एग्जांपल दिया जाए तो कोवेलेंट आपको मॉलिक्यूलर समझ में आ जाए, ये एक जरूरी सीखने वाली बात है, क्योंकि आयनिक सॉलिड तो हर बच्चे को आयनिक बॉन्ड समझ में आ जाता है। मैं एग्जांपल लेके आपको सिखाता हूं। मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड आर दो सॉलिड विच आर बॉन्डेड विद मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक सॉलिड आर दो सॉलिड विच आर बॉन्डेड विद मेटेलिक बॉन्ड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, in crystalline solid arrangement of atoms is regular, but in amorphous solid arrangement of atom is irregular। तो अरेंजमेंट ऑफ एटम अगर इरेगुलर है और यहां पर रेगुलर है, तो इसको भी बेसिस करके हमने दो तरह के सॉलिड्स की बात करी है। अब बहुत जरूरी है कि आप क्वेश्चन लगाते समय जिस टाइप के सॉलिड को आइडेंटिफाई करना हो तुरंत आप आइडेंटिफाई कर लें। ऐसा बिल्कुल ना हो कि केवल आपको इनका डेफिनेशन पता हो और जब प्रॉब्लम्स को लगाना हो तो उस टाइम आप उनमें मार्क ही ना कर पाए, उनको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाए कि कौन कोवेलेंट है, कौन मॉलिक्यूलर है, कौन आयनिक है। तो मैं प्रॉब्लम्स के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से क्लियर करता हूं। बहुत ध्यान देने की यहां पे जरूरत है। देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहां पर लेके आए हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड में हम लोगों ने पढ़ा है कि Na+ और Cl- दो आयन है। अगर दो आयन है तो इन दोनों आयन के बीच का जो बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड कहोगे? आयंस के बीच का बॉन्ड है तो क्या बोलोगे? आयोनिक। इस तरह के सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनिक सॉलिड। क्या बोलते हैं? P4O10, P4O10। फॉस्फोरस भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल। अब नॉन मेटल आपस में कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो P4O10 के बनने में कोवेलेंट बॉन्ड बना। ओके, P4O10 जब आप बनाते हो तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। कैसे बनता था? P4O10 ऐसे बनाते हैं, P4 लिख लिया हमने, और हर P और P के बीच में एक O लगा दिया।
तो डबल बॉन्ड ओ कर दिया जाएगा। बेटा सारे बॉन्ड आप देख रहे हो ना सिग्मा और पाई बॉन्ड है। अगर सारे बॉन्ड सिग्मा और पाई बॉन्ड है, अगर सारे बॉन्ड सिग्मा और पाई बॉन्ड है, तो बॉन्ड मॉलिक्यूल किस तरह का हो गया? कोवेलेंट। अगर सारे बॉन्ड सिग्मा और पाई बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल किस तरह का हो गया? कोवेलेंट। अब आप यहां पर देखो, यहां जो P4O10 है वो कैसा मॉलिक्यूल हो गया? कोवेलेंट नहीं, है ना। बॉन्ड तो कोवेलेंट है बट मॉलिक्यूल कोवेलेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखो P4O10 का जो एक मॉलिक्यूल है दूसरे P4O10 के मॉलिक्यूल से आपस में कैसे जुड़ा है? बाई वैन डर वाल्स फोर्स। P4O10 के कई सारे मॉलिक्यूल जब सॉलिड में चेंज हुआ है तो कैसे जुड़े हैं? बाई वैन डर वाल्स फोर्स। वैन डर वाल्स फोर्स का मतलब इंड्यूस डायपोल अट्रैक्शन, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस टाइप से कई भी फोर्सेस की बात करते हैं। तो बेटा ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है सिंपली, है ना। तो आप इसको क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। ध्यान रहे, तो हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। कैंपर, घर में कपूर यूज होता है पूजा पाठ में, है ना। वैसे भी बहुत सारे मेडिसिन में यूज होते हैं कैंफर, आयुर्वेद के मेडिसिन में यूज होते हैं। तो कैंफर, कैंपर के एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, कैंपर के एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में, है ना, क्या ध्यान देना है? कैंपर का जो एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर में नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। कैंफर के एक मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होगा वो डिस्क्रीट होगा। इस तरह के कई मॉलिक्यूल मिलेंगे तो कैंफर का, है ना, कई सारे मॉलिक्यूल आपस में वैन डर वाल्स फोर्स से जुड़ेंगे तो कैंफर के लैटिस का फॉर्मेशन। तो ये भी क्या हो गया? मॉलिक्यूलर सॉलिड। आयोडीन, आयोडीन एक मॉलिक्यूल है। अब आयोडीन का एक मॉलिक्यूल उसको सॉलिड में चेंज करने के लिए पर्याप्त है नहीं, कई सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होंगे तो कैसे जुड़ेंगे? कई सारे I2 जुड़ेंगे तो कैसे जुड़ेंगे? बाय द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड। सिलिका, SiO2, सिलिका बालू, मकान में बना जो यूज होता है, रेत बालू, है ना, सैंड, है ना। ये कैसे होता है बेटा? क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं इसका एप्लीकेशन। क्लास 11 में पढ़ते थे हम लोग सिलिका का स्ट्रक्चर कैसे बनता था। याद करें, सिलिका का स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे बनाते थे, SiO ना, एक मॉलिक्यूल सिलिका का हो गया। सिलिकॉन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, सिलिकॉन को 4 बॉन्ड बनाने भी 2 ही बॉन्ड बनाए। सिलिकॉन की साइज बड़ी है इसलिए सिलिकॉन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड वही बना सकता है जिसके 2 एटम छोटे छोटे हों। तो सिलिकॉन पाई बॉन्ड नहीं बना सकता और 4 बॉन्ड बनाना है, तब क्या करेगा वो? तब देखो इसके कई मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाए। अब एक और मॉलिक्यूल मैंने सिलिका का ले लिया, है ना। अब ये क्या हो गया? ऐसे जुड़ गया। इधर से भी ऐसे जोड़ दो। अब देखो इसके 4 बॉन्ड हो गए ना। अब ऐसे ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा। इस तरीके से ढेर सारे सिलिका के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते जाएंगे और नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर हो जाएगा। और जब स्ट्रक्चर जॉइंट हो जाएगा, नेटवर्क की तरह हो जाएगा, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए ये जो आपस में जो बॉन्ड बने हैं सिलिका के मॉलिक्यूल के बीच में, जो 4 बॉन्ड बने हैं, कौन सा बॉन्ड है? क्या ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है? ये कौन सा बॉन्ड है भाई? 4 बॉन्ड बनाने हैं कोवेलेंट बॉन्ड, यानी ये कौन सा बॉन्ड है? डॉटेड बनाने की जरूरत नहीं है। ये कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? यहां पर ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि सिलिका के ढेर सारे मॉलिक्यूल में जितने सब बॉन्ड बने हैं वो सब सिग्मा और पाई बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। दैट्स व्हाई सिलिका इज कॉल्ड एज कोवेलेंट सॉलिड। क्या बोलेंगे इसको? कोवेलेंट सॉलिड। एकदम से क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब किसी कोवेलेंट मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के बाद कई सारे कोवेलेंट मॉलिक्यूल आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वैन डर वाल्स फोर्स से जुड़ते हैं तो उसको मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं। और किसी वैन डर वाल्स फोर्स की जरूरत नहीं है, मॉलिक्यूल्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से केवल जुड़े हैं, तब उसको कोवेलेंट सॉलिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल डायमंड, आपने पढ़ा होगा डायमंड में एक कार्बन से आप 4 कार्बन जोड़ते हो, है ना। फिर इससे भी 4 जोड़ते हो, फिर इससे भी 4 जोड़ते हो। ये सारे बॉन्ड कौन से बॉन्ड है भाई? सिग्मा बॉन्ड है ना। सिग्मा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी सब आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, इसलिए इसको कैसा सॉलिड बोलोगे आप? कोवेलेंट सॉलिड बोलोगे। कोई भी एलॉय लाइक ब्रास, ब्रॉन्ज, एलॉय किससे बनते हैं? मेटल से। मान लो कॉपर और टिन का एलॉय है तो कॉपर और टिन के बीच में कौन सा बॉन्डिंग होगी?
मेटलिक बॉन्डिंग, बिकॉज मेटल्स के बीच में आपस में कौन सा बॉन्डिंग होता है? मेटलिक बॉन्डिंग। तो ध्यान देना है कि जितने एलॉयज होंगे, या इतना बड़ा मान लो कॉपर का आपके पास रॉड है, तो कॉपर के छोटे छोटे आटम जो आपस में मिले हैं, किससे मिले हैं? मेटलिक बॉन्डिंग से। कॉपर के आटम आपस में जो जुड़े हैं और जुड़ करके इतना बड़ा पेन बनाए हैं, तो वो किससे बना है? वो बना है मेटलिक बॉन्ड से। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एज मेटलिक सॉलिड। अब अगर मैं बात करता हूं वापस सिलिकॉन कार्बाइड की, तो सिलिकॉन कार्बाइड में सिलिकॉन, देखो सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड बनाए, है ना, एक कार्बन से। 4 बॉन्ड बनाए, एक कार्बन से नहीं, 4 कार्बन से, ऐसे बॉन्ड बना लिए। फिर इसने भी क्या किया? इसने ही बॉन्ड बनाया एक सिलिकॉन से, इसने ही बनाया, है ना, फिर इधर ही बन गया। फिर ये किससे बॉन्ड बनाया? कार्बन से। ये किससे बॉन्ड बनाया? कार्बन से। ये बॉन्ड किससे बना? कार्बन से। ये बॉन्ड किधर बना था? सिलिकॉन से। ये किससे बन गया? सिलिकॉन से। हर कार्बन 4 सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है और हर सिलिकॉन 4 कार्बन जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों 4 बॉन्ड बनाते हैं, दोनों की वैलेंसी यहां 4 है। इसका मतलब कि इस तरह से अगर जुड़ते जाएं, हर कार्बन सिलिकॉन से, हर सिलिकॉन 4 कार्बन से अगर जुड़ता जाए तो नेटवर्क बन जाएगा। और जब भी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते बनाते जब नेटवर्क बन जाएगा, तो आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको बोलोगे कोवेलेंट सॉलिड। ओके, तो यहां पर कौन से सॉलिड हो गए? कोवेलेंट सॉलिड। अब बात मैं करता हूं ग्रेफाइट। हम लोग जब कार्बन फैमिली यानी एलिमेंट्स पढ़ते थे, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, कि ग्रेफाइट में बेंजीन के लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे रहते हैं, लार्ज, बहुत सारे स्ट्रक्चर रहते हैं। जब लार्ज नंबर ऑफ बेंजीन रिंग आपस में से फ्यूज होती है ना, लार्ज नंबर ऑफ बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज होती है, तो क्या होता है? ग्रेफाइट का फॉर्मेशन होता है। ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है ना, बेंजीन रिंग की बात कर रहा हूं। जब लार्ज नंबर ऑफ बेंजीन रिंग फ्यूज होती है तो क्या होता है? ग्रेफाइट का फॉर्मेशन होता है। तो ग्रेफाइट इज व्हाट? ग्रेफाइट इज लार्ज नंबर, मतलब बीच में क्या हो रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड के अलावा और कोई बॉन्ड नहीं है ना, केवल ढेर सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड के लिए मॉलिक्यूल में ढेर सारे कोवेलेंट बॉन्ड बनते बनते, है ना, कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना हो, दो मॉलिक्यूल आपस में वैन डर वाल्स फोर्स से ना जुड़ा हो, केवल नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बन जाए, तो ऐसे सॉलिड को आप क्या बोलोगे? कोवेलेंट सॉलिड। P4O10 में एक मॉलिक्यूल था, बड़ा सा मॉलिक्यूल जरूर था। कैंपर में एक मॉलिक्यूल था, दूसरे मॉलिक्यूल से कैसे जुड़ा? वैन डर वाल्स फोर्स से। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हो रहा था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने? मॉलिक्यूल सॉलिड। ध्यान देना, कोवेलेंट बॉन्ड तो यहां भी है, कोवेलेंट बॉन्ड तो यहां भी है, बट यहां क्या है? पूरे मॉलिक्यूल में केवल कोवेलेंट बॉन्ड ही है ना, और कई मॉलिक्यूल आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, जबकि यहां पर कई मॉलिक्यूल आपस में वैन डर वाल्स फोर्स से जुड़े हैं। तो यहां पर बोलोगे कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड विद कोवेलेंट बॉन्ड, और यहां बोलोगे कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड बाय वैन डर वाल्स फोर्स, इसको आप बोलोगे मॉलिक्यूलर सॉलिड, और यहां पर बोलोगे कोवेलेंट। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे मैंने P4O10 देखते ही आपको बोल दिया, क्या बोल दिया हमने? कि फास्फोरस भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड तो कोवेलेंट ही होगा, है ना। बिल्कुल वैसे ही अगर यहां भी आप PCl5 देखते हो, तो फास्फोरस भी नॉन मेटल, क्लोरीन भी, तो PCl5 अगर आपको याद हो, तो हम लोग PCl5 का ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ते थे, अगर आपको याद आ रहा हो तो, है ना। PCl5 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का पढ़ा करते थे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर ये कब होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर तब होता है जब PCl5 का मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में हो। अगर PCl5 का मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में, वेपर फेज है, तो स्ट्रक्चर होगा। और यहां पर ध्यान देना, यहां पर सारे बॉन्ड कोवेलेंट हैं, PCl5 का एक मॉलिक्यूल बन गया, अब ढेर सारे मॉलिक्यूल PCl5 के आपस में अगर जुड़ते हैं वैन डर वाल्स फोर्स से, तब वो सॉलिड में चेंज होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, जैसा हमने यहां पे सोचा कि P4O10 के ढेर सारे मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो सॉलिड बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। PCl5 लिक्विड फेज में ऐसा होगा। PCl5 के मॉलिक्यूल जब सॉलिड स्टेट में आता है तो वो एक PCl5 का मॉलिक्यूल नहीं होता है, PCl5 के 2 मॉलिक्यूल्स, कितने? 2 मॉलिक्यूल्स इस तरह से 2 आयंस में टूट जाते हैं। अब देखो ना, PCl5 में 10 क्लोरीन है ना, तो 4 + 6 10 हो गया, और 2 फास्फोरस है, अगर 2 मॉलिक्यूल लेते हो तो, है ना।
बेटा ध्यान दो, यहां PCl4 प्लस और PCl6 माइनस के फॉर्म में दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए। PCl5 सॉलिड स्टेट में जब होगा तो उसके दो मॉलिक्यूल ऐसे आपस में जुड़े होंगे, और जब दो मॉलिक्यूल आपस में से जुड़े होंगे, दो आयंस के फॉर्म में आपस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल नहीं, दो आयंस इस तरह से जुड़े हुए हैं। अगर दो आयन इस तरह से जुड़े हुए हैं तो इनके बीच के बॉन्ड को आप कौन सा बॉन्ड बोलोगे? आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि आयंस के बीच के बॉन्ड को क्या बोलते हो? आयोनिक। सिमिलरली आपको याद करना है ना? आप ऐसे देख कर, अगर ये बात पहले से आपको पता नहीं है तो ऐसे देख करके तो आप इसको बिल्कुल मॉलिक्यूलर सॉलिड बोल ही दोगे, है ना? यहां पर भी देखो कोवेलेंट बॉन्ड है। N2O5 का जो स्ट्रक्चर हम लोग को सिखाया गया था, है ना, ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा करते थे हम लोग N2O5, अगर आप लोग को याद हो, इस तरह का स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग सीखते हैं। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर बनाने वाले लेक्चर्स को नहीं पढ़ा है तो जो भी वीडियो केमिकल बॉन्डिंग का है, मेक माई करियर के साइट पे जा करके आपको केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर बनाने वाला कॉन्सेप्ट वीडियो लेक्चर से सीखना है। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स, हर चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का वीडियो लेक्चर लगातार देता रहता हूं। आपको कोशिश करनी है कि अगर कोई भी चीज़ किसी चैप्टर में आ रहा है और उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग है, आपका क्लियर नहीं है, तो उसको उस चैप्टर के वीडियो में जाकर के वापस उसको सीखें, ताकि इसको बताते समय आपको कोई मिस कॉन्सेप्ट। तो N2O5 का ये स्ट्रक्चर है, लेकिन ये स्ट्रक्चर तब है जब N2O5 लिक्विड फेज में है, वेपर फेज। अगर N2O5 सॉलिड फेज में है, सॉलिड स्टेट में है, तो उस समय N2O5 NO2 प्लस और NO3 माइनस के फॉर्म में। इट इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। अगर ये NO2 प्लस NO3 माइनस के फॉर्म में होता है तो इसको हम लोग इसीलिए नाइट्रोनियम नाइट्रेट कहते हैं। नाइट्रेट आयन है ये, और पॉजिटिव चार्ज है तो EM लगा दिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नाइट्रोनियम नाइट्रेट। तो जो नाइट्रोनियम नाइट्रेट है, यहां पर दोनों के बीच का बॉन्ड कैसा है? आयोनिक। तो N2O5 में ऐसा बॉन्ड होता है कब? जब वो लिक्विड होता है। लेकिन अगर N2O5 सॉलिड फेज में है तो वो आयनिक बॉन्ड हो गया, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का अट्रैक्शन तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। तो दिस टाइप ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एज आयोनिक सॉलिड। तो आपको ध्यान देना है, ये दो एग्जाम्पल को छोड़ के बाकी कुछ भी मैं एग्जाम्पल लिख दूं तो मुझे लगता है कि आपको, आप में से सबको, है ना, फटाफट आंसर देने चाहिए। यहाँ I2 हुआ करता था, है ना, यहाँ पे I2 था, और I2 के लिए हमने लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं, आप डायरेक्टली बोलो कि उसका क्या सही आंसर होगा। चलो देखो, नैप्थलीन, ये नैप्थलीन है। बेंजीन के दो रिंग आपस में अगर फ्यूज कर दे तो नैप्थलीन बनता है। घर में आपके वॉश बेसिन में नैप्थलीन की सफेद सफेद गोलियां रखी रहती हैं, है ना, कपड़ों में भी कुछ लोग पहले रखा करते थे, यूज करते थे। तो ये जो नैप्थलीन है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस टाइप का सॉलिड है, ये आयोनिक है? नहीं। कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर में आप सोच सकते। कोवेलेंट कब होता है? जब ऐसे ही ढेर सारे मॉलिक्यूल्स, ढेर एटम्स आपस में जुड़े हो, नेटवर्क बनाए, तब कोवेलेंट होता है। यहाँ नैप्थलीन का एक मॉलिक्यूल ऐसा, उसका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है। अब ढेर सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, है ना, जब ढेर सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो कौन से फोर्स से जुड़ेंगे? वैन डर वाल फोर्स। इसलिए कौन सा सॉलिड हो गया? इट इज मॉलिक्यूलर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैं कोई भी एग्जांपल लूं तो आपको फटाफट आंसर देना है कि किस तरह का सॉलिड है। ओके, मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे अगर मान लो आपके पास CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, लाइमस्टोन। तो आप सबको समझ में आ रहा है, कैल्शियम पे 2 प्लस है, कार्बोनेट पे 2 माइनस है। इन दोनों के बीच के बॉन्ड को क्या बोलोगे आप? आयोनिक बॉन्ड बोलोगे, है ना। और आयोनिक बॉन्ड बोलोगे, इसका मतलब ये कौन सा सॉलिड हो गया? आयोनिक। क्लियर? कोई भी एग्जांपल लें तो आपको कोवेलेंट और आयोनिक सॉलिड, है ना, आइडेंटिफाई करना है, और ये काम बहुत ही इजी। इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी इजी। अब ऐसे ही सिलिकॉन कार्बाइड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, फ्लोरीन हो गया। ये सब कैसे सॉलिड हैं? दे ऑल आर कोवेलेंट सॉलिड, बिकॉज दे आर कोवेलेंट, they are bonded by covalent bond and they have network like structure. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब मैं बात करता हूं सॉलिड का क्लासिफिकेशन, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। सॉलिड का क्लासिफिकेशन हम करते हैं क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। अगर किसी भी सॉलिड में एटम्स का, आयंस का अरेंजमेंट रेगुलर है तो उसको आप बोलते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप बोलते हो क्रिस्टल है ये। अगर अरेंजमेंट इरेगुलर है तो आप उसको बोलते हो अमॉर्फस सॉलिड। मैं रेगुलर और इरेगुलर अरेंजमेंट को समझाता हूं। देखो, मैं बात करता हूं सोडियम क्लोराइड, नमक जो घर से हम लोग खा के आते हैं, NaCl, नमक जो हम लोग घर से खा के आते हैं, है ना,
अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं तो क्या क्या होता है उसमें, एक Na+ होता है ना, फिर एक Cl- होता है, ऐसे ही Na+ है, फिर Cl- है, फिर Na+ है, फिर Cl- है, फिर Na+ है और Cl-। क्या हो रहा है, हर सोडियम के, है ना, सारे सोडियम के चारों तरफ Cl- है और सारे Cl- के चारों तरफ सोडियम प्लस है। देखो ना, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। अगर ऊपर कंटिन्यू करते तो ऊपर भी सोडियम होता है। हर सोडियम के देखो चारों तरफ Cl है, हो रहा है। तो ये जो अरेंजमेंट है वो क्या है, रेगुलर है ना। आप कहीं से भी देख रहे हो, इधर भी Cl मिल रहा है, इधर भी Cl, इधर भी Cl, इधर भी Cl। अगर Na+ के बगल में Na+ मिलता तो इरेगुलर हो जाता है। तो ये जो अरेंजमेंट है वो क्या है, रेगुलर है। ओके, तो NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरह के सॉलिड कैसे सॉलिड हैं, है ना, जिंक सल्फाइड, AgCl, ये कैसे सॉलिड हैं, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड बिकॉज इनमें रेगुलर अरेंजमेंट है। तो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयंस इज रेगुलर। ओके, नाउ अमॉर्फस सॉलिड, अगर मैं बात करता हूं अमॉर्फस सॉलिड की, तो एग्जांपल लेता हूं मैं ग्लास, है ना। आपके घर में ग्लास यूज होता है डाइनिंग टेबल पर रखने के लिए, पानी पीने के लिए, विंडोज में लगे होते हैं, है ना। तो अगर ग्लास का फॉर्मूला हम देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लास का, एक मॉलिक्यूल अगर ग्लास का हम लिखें, सोडियम ऑक्साइड डॉट कैल्शियम ऑक्साइड डॉट, ये है ग्लास के एक मॉलिक्यूल। लेकिन बेटा ये कोई जरूरी नहीं है कि आप Na2O पहले लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो CaO.6 मोल ऑफ सिलिका, लास्ट में Na। बोलो क्या अरेंजमेंट रेगुलर हुआ। ग्लास का एक मॉलिक्यूल में ये पूरा होना चाहिए। आप इसको पहले लिखो चाहे इसको पहले लिखो। एक मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे लिखा, दूसरे मॉलिक्यूल कैसे लिखा, तीसरे मॉलिक्यूल में मैंने सिलिका बाहर कर लिया, पहले कर लिया। तो अब बताओ क्या अरेंजमेंट रेगुलर है। तो ग्लास, प्लास्टिक, है ना, ये सब आपको जो दिख रहे हैं, दे ऑल आर कॉल्ड एज रबर, है ना, दे ऑल आर कॉल्ड एज अमॉर्फस सॉलिड बिकॉज इन अमॉर्फस सॉलिड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स नॉट रेगुलर, ओके, इज इर्रेगुलर। ओके, अब अगर ये रेगुलर अरेंजमेंट है तो क्या फर्क पड़ता है, क्या सॉलिड के अंदर रेगुलर और इरेगुलर होने से प्रॉपर्टीज में। तो सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड पॉइंट, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, एकेडमिक एग्जाम के लिए ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड को डिफरेंशिएट करके पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स लिखना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। दैट्स व्हाई हम चाहते हैं कि आपको याद हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट है अरेंजमेंट ऑफ एटम is regular in crystalline solid, arrangement of atom is irregular in amorphous solid. Second point, जब सोडियम प्लस के चारों तरफ Cl है तो सोडियम प्लस को जितना ये Cl अट्रैक्ट करेगा उतना ये करेगा, उतना ये करेगा, उतना ये करेगा। और अगर सबका अट्रैक्शन बराबर है, अट्रैक्शन फोर्स अगर चारों तरफ से बराबर है, तो क्या होगा, ना ये सोडियम इधर जाएगा, ना इधर जाएगा, इधर जाएगा। जितना बॉन्ड यहां बना है, जितना अट्रैक्शन यहां है, उतना ही यहां पर, वहीं उतना ही यहां पर, उतना ही यहां पर, हर जगह। तो अब जब हम टेम्परेचर देंगे, हीट करेंगे इसको मेल्ट करने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि इसको, इस बॉन्ड को टूटने में ज्यादा हीट और इसको टूटने में कम लगेगा, सारे को टूटने में बराबर हीट लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जस्ट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम जाएंगे तो ये पूरी की पूरी तरह से मेल्ट हो जाए। इसका मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। जैसे अगर मान लो कोई सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस है, तो 150 पे जैसे ही आप जाओगे पूरी तरह से मेल्ट हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि 140 पे थोड़ा मेल्ट हुआ, 145 पे थोड़ा और ज्यादा हो गया और 150 पे एकदम टपकने लगा। ऐसा नहीं होगा, है ना। मेरे कहने का मतलब अमॉर्फस सॉलिड में ऐसा ही होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अगर मैं एक और मॉलिक्यूल ऐसे बना दूं और यहां पर मैं लिख दूं 6 सिलिका, तो बेटा यहां जो अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल में वो अलग है, यहां जो अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल में अलग है। तो अमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, इट मेल्ट्स ओवर अ रेंज, एक रेंज में मेल्ट होता है। 50 से 60 डिग्री, 100 से 200 डिग्री, 120 से 140 डिग्री, ये मेल्ट होते हैं एक रेंज के अंदर, जबकि ये एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट पे जाते ही कंप्लीटली मेल्ट। ये दोनों में एक डिफरेंस है। पॉइंट नंबर 1, अरेंजमेंट इज रेगुलर। पॉइंट नंबर 1 इसमें बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2, मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प। पॉइंट नंबर 3, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम, यहां पे रेगुलर है तो पूरे इंटायर क्रिस्टल में रेगुलर है। चाहे तुम NaCl का एक छोटा सा क्रिस्टल लाओ, चाहे NaCl का बड़ा सा क्रिस्टल लाओ, जो पैटर्न है अरेंजमेंट, पैटर्न है जो अरेंजमेंट का, वो पैटर्न हमेशा रेगुलर होगा। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, है ना, लॉन्ग रेंज ऑर्डर।
सेकेंड पॉइंट हमने बोला था आपसे शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ओके, यहां पे क्या है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं, यहां पर क्या बोलेंगे, मेल्ट ओवर अ रेंज। यहां पर क्या बोलेंगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, है ना। यहां मेल्ट ओवर अ रेंज, मेल्ट ओवर अ रेंज, यहां पर बोलेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ओके, शॉर्ट रेंज का मतलब पूरे क्रिस्टल में कहीं कहीं रेगुलरिटी रहेगी, कहीं कहीं इरेगुलर रहेगा। कोई जरूरी नहीं कि पूरे क्रिस्टल में ही इरेगुलर हो सकता है कि ऐसा ही स्ट्रक्चर यहां भी लिखा हो, आगे चल के डिफरेंट हो जाए, है ना। इसलिए इसको क्या बोलेंगे आप, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ट्रू सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ट्रू सॉलिड मतलब सॉलिड का नेचर क्या है, जो बिल्कुल डेविएशन शो ना करे। तो ये बिल्कुल डेविएशन शो नहीं करता, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड। फोर्थ पॉइंट इज इट इज ट्रू सॉलिड, या इसी थर्ड में लिख लो, इट इज ट्रू सॉलिड। बट इट इज नॉट ट्रू सॉलिड, इट इज स्यूडो सॉलिड। स्यूडो फोर्स समझते हो ना, स्यूडो सॉलिड, ये सॉलिड की तरह दिखता है बट सॉलिड की प्रॉपर्टी। कैसे, ग्लास, अपनी खिड़की में जो ग्लास आप लगाए हो आज से 100 साल के बाद, अगर कोई उसको देखता है, आज आप उसको, इस खिड़की में जो ग्लास लगा है उसको नीचे स्क्रू गेज से मेजर करो, उसकी थिकनेस आपने मेजर कर दिया। आज से 100 साल के बाद जब फिर से स्क्रू गेज से मेजर करोगे तो उसकी थिकनेस बढ़ी हुई दिखेगी, क्योंकि ग्लास के मॉलिक्यूल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ ब्लो करेंगे। इतना भी नहीं होगा कि आपको नेकेड आई से ऐसा दिखे, लेकिन स्क्रू गेज से मेजर करोगे तो आपको डिफरेंस दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ग्लास के मॉलिक्यूल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ ब्लो कर रहे हैं, तो नीचे वाला पार्ट मोटा हो जाएगा और ऊपर वाला पार्ट पतला। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का है कि मॉलिक्यूल के अंदर ब्लो करने की प्रॉपर्टी, जो ब्लो कर रहा है वो कहां सॉलिड है, जो ब्लो कर रहा है वो कहां सॉलिड है, वो तो सॉलिड की तरह दिखता है, वो सॉलिड नहीं है, वो क्या है, वो स्यूडो सॉलिड है। ये क्या हो गया, स्यूडो सॉलिड। ध्यान देना बच्चों, अगर आप पढ़ते समय डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, अगर पढ़ते समय आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे ये एकदम सॉलिड पढ़ाई करता है, हम क्या बोलेंगे, ये डिस्ट्रैक्टेड रहता है, इसका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है ना। अगर आप पढ़ते समय अच्छा पढ़ते हो तो हम क्या बोलेंगे, इसका कॉन्सेप्ट एकदम सॉलिड है, एकदम अच्छे से पढ़ता है हर चीज को। ये ध्यान देना है कि आपको वीडियो लेक्चर में कंसंट्रेशन बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहां जब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस करते थे तो हर बच्चे को पर्सनली हम ध्यान दिया करते थे, लेकिन जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो घर पे आप खुद अपने आप को मॉनिटर करते हो। इसके लिए स्ट्रांग डिटर्मिनेशन चाहिए, और ये करते करते आने लगता है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑल्टरनेटिव, हमें करना ही होगा, क्योंकि हमें सक्सेस चाहिए, हमें किसी भी तरह से जो अचीव करना है वहां तक पहुंचने के लिए हमें ये करना है ना। दैट्स वाई हमें मेहनत करनी होगी और अपना स्ट्रांग डिटर्मिनेशन बढ़ाना होगा, हमें ट्रू सॉलिड वाला नेचर फॉलो करना होगा, स्यूडो सॉलिड वाला नहीं, है ना। और ये करने से होगा, ट्राई करने से होगा, कोशिश जितना करोगे होगा, क्योंकि कोई भी चीज तुरंत मिल नहीं जाती है, पहले हमें कोशिश करना। कुंवर बेचैन साहब कहते हैं, किसी काम को करने की चाहें पहले आती है, किसी काम को करने की चाहें पहले आती है। जैसे बच्चे को गोदी लेना हो तो बाहें पहले आती हैं, नहीं बाह से उठाते हैं बच्चे को। जैसे बच्चे को गोदी लेना हो तो बाहें पहले आती हैं, सीधे गोद में नहीं आता, बाहें पहले आते हैं। किसी काम को करने की चाहे पहले आती है, जैसे बच्चे को गोदी लेना हो तो बाहें पहले आती है। हर कोशिश का दर्जा कामयाबी से ऊंचा है, हर कोशिश का दर्जा कामयाबी से ऊंचा है, क्योंकि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती। तो ये जो राह आपने तय किया है मेक माई करियर पर, ऑनलाइन केमिस्ट्री की क्लासेस अमित त्रिपाठी सर की लगातार करते रहने का, ये राह है, यही आपकी कोशिश है। बाद में आपको सक्सेस मिलेगी, आपको मंजिल मिलेगा। आपको जो कॉन्सेप्ट बनाना है वो बहुत ही बेहतरीन बनाना है, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन के साथ आपको अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर। तो मैं अगर इसको फोर्थ पॉइंट की तरफ चलूं, फोर्थ पॉइंट में अगर हम बात करें, मैंने कहा मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, शार्प होता है। तो जब कोई सॉलिड लिक्विड में जा रहा है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइन में कांस्टेंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये हुआ। रिवर्स चलो, जब कोई लिक्विड को आप कूल कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, जब किसी लिक्विड को कूल करते हो,
जब किसी लिक्विड को कूल करते हो, टेम्परेचर कम करते हो, तो उस समय भी उसका मेल्टिंग, उसका टेम्परेचर क्या होगा, वो कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम ऐसा, अगर हम कूलिंग कर्व बनाए, कूल करने का कर्व बनाए, हम टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, तो देखो क्या होगा, ये ऐसा कुछ होगा, कांस्टेंट। ये जो ग्राफ में हमने 3 स्टेप्स दिखाए हैं, वो क्या बताना चाहते हैं? हम ये बताना चाहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं तो लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड में। ये देखो लिक्विड का ग्राफ है, टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, इस एक्सिस पे टेम्परेचर ले लिया, ये देखो सॉलिड में चेंज हो गया, और ये ट्रांजिशन का टाइम है। ट्रांजिशन के टाइम में, ये ट्रांजिशन का टाइम है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, या यूं कहो कि लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो जैसे मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूं, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, इस केस में क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये जो बात होगी वो कैसी होगी, वो कांस्टेंट होगी। यहां पर ये टेम्परेचर, हालांकि टेम्परेचर मुझे इस पे लेना चाहिए भाई, तो कांस्टेंट तो मैं यहां दिखा रहा हूं, तो टेम्परेचर बेटा इस एक्सिस पे है ना, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। लेकिन यहां अमॉर्फस सॉलिड में लगातार टेम्परेचर वेरी कर रहा है। अगर इस ग्राफ को हम 3 पार्ट में काट लें, ये लिक्विड का पार्ट कह लें, ये सॉलिड का कह लें, और ट्रांजिशन का कह लें, देखो यहां भी क्यों वेरी कर रहा है, क्योंकि रेंज, एक रेंज के अंदर वो मेल्ट होता था, तो बिल्कुल एक टेम्परेचर के रेंज पे वो क्रिस्टलाइज होगा। जब हम लिक्विड से सॉलिड में चेंज करेंगे, जब हम सॉलिडिफाई करेंगे, तब भी वही बात होगी जब जो बात सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने, वहां पर भी एक रेंज टेम्परेचर का था, यहां पर भी टेम्परेचर का एक रेंज ना। ध्यान देना है कि जब इसको कूलिंग कर्व बनाते हो, आप कूल करते हो, टेम्परेचर कम करते हो, तो ये कंडीशन है। अब देखो इस ग्राफ में अगर आप चाहते हो, अगर टेम्परेचर मैंने यहां पे लिख दिया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए, है ना। देखो लो टेम्परेचर पे क्या होगा, सॉलिड, और हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, लिक्विड। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इसको रिमूव करके यहां लिख देता हूं लिक्विड, टेम्परेचर इस पे है, और यहां पर इसको रिमूव करके लेता हूं सॉलिड, और बीच में लिक्विड से सॉलिड का ट्रांजिशन, इसको भी थोड़ा रिमूव कर दूं, है ना, इसको भी रिमूव कर दूं, और इसको मैं करना चाहता था लिक्विड टू सॉलिड, है ना, लिक्विड टू सॉलिड, चलो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, है ना। तो एक बात अच्छा यहां भी यही कर लो, टेम्परेचर अगर इस एक्सिस पे है, अगर इस एक्सिस पे टेम्परेचर है, यहां भी यही काम कर लो। नीचे हम लोग क्या कहते हैं, लो टेम्परेचर पे सॉलिड और हाई टेम्परेचर पे, तो ग्राफ जैसे आप ड्रॉ करते हो उस हिसाब से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए आप कंफ्यूज है, भाई लो टेम्परेचर पे सॉलिड होगा और हाई पे लिक्विड होगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम 5th पॉइंट पर डिस्कस करें, 5th पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का और अमॉर्फस सॉलिड का अगर हम डिस्कस करें, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो मैं जैसे जिस तरह से मैंने कुछ एटम्स बना के रखे हैं, हालांकि और अच्छा बनाया जा सकता था, बट हाँ हमें जो समझना है वो ये समझना है, अगर मान लो ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है, ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है, ये Na प्लस मैं Cl माइनस कर लेता हूँ, इधर Na प्लस कर लेता हूँ, और इधर Cl माइनस Na प्लस। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में इस तरह से एक रेगुलर अरेंजमेंट मैंने दिखा दी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर सॉलिड के हर डायरेक्शन में सेम हो, अगर सॉलिड से हर डायरेक्शन में, क्रिस्टल में किसी भी डायरेक्शन में अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी होती है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ कुछ लाइट वाइट का कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ। लाइट जब आप सॉलिड से पास करते हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आता है, ये डिपेंड करता है डेविएशन पे। लाइट जब उस सॉलिड से जाएगा तो उस सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं, अगर वो सॉलिड ट्रांसपेरेंट है, तो सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल उस लाइट को टकराएंगे। चलो मॉलिक्यूल है, आयन से वो टकराएंगे। अगर मान लो लाइट यहां से पास होती है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे, फोटॉन से, लाइट से कितने टकराएंगे। अगर यहां से लाइट पास होती है तो देखो सोडियम प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम 11 होता है बट सोडियम प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 10 10 आगे भी ऐसे 10 10 10। और अगर ऐसे लाइट में यहां से पास करूं तो 17 क्लोरीन का होता है, -1 18, तो 18 18 18। लेकिन मैं अगर ऐसे पास करूं तो 10 18 10 18। बताओ क्या हर डायरेक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो लाइट को, जो फोटॉन्स को रिपेल कर रहे हैं, क्या इक्वल है? नहीं, इक्वल है नहीं।
अगर इक्वल नहीं है तो लाइट को रिपल्सन भी अलग अलग होगा, और लाइट के रिपल्सन पे ही डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस डायरेक्शन में अलग होगा, इधर अलग होगा, इधर अलग होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वैरी करेगा। इस तरह के सॉलिड को एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड बोलते हैं। व्हाट? एन आइसोट्रॉपिक, या कुछ लोग इसको पढ़ते हैं एनिसोट्रॉपिक। तो एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड बोलते हैं ट्रॉपिक रीजन, है ना। हर रीजन में, हर डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टी सॉलिड सेम हो, एक जैसा हो, तो क्या बोलोगे? आइसोट्रॉपिक। और डिफरेंट हो तो क्या बोलोगे? एन आइसो। ध्यान देना, अरेंजमेंट रेगुलर है, अरेंजमेंट रेगुलर है, लेकिन अरेंजमेंट रेगुलर है लेकिन प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नॉट सिमिलर इन ऑल डायरेक्शन, ये ध्यान दे। ओके, अब यहां पर मैं क्या बात करने जा रहा था? अगर मैं अमॉर्फस सॉलिड के लिए बात करूं तो अमॉर्फस सॉलिड में भाई इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि सोडियम पहले लिख रहे हैं कि कैल्शियम की सिलिका, बस ये मॉलिक्यूल एक ग्लास का है, ये मॉलिक्यूल एक ग्लास का। तो जब ये एक पूरा मॉलिक्यूल है, किसको पहले लिखे हो किसको बाद में से कोई मतलब नहीं है, तो चाहे ऐसे जाओ तब भी वही सारा पड़ेगा। अंदर के मॉलिक्यूल, अंदर के सोडियम ऑक्साइड CaO से कोई मतलब ही नहीं है हमारा, पूरा मिला के एक मॉलिक्यूल ग्लास का होता है जी। तो जब ये पूरा एक ग्लास का मॉलिक्यूल है, पूरा ग्लास का मॉलिक्यूल है, तो चाहे लाइट ऐसे जाए, चाहे लाइट ऐसे जाए, चाहे लाइट ऐसे जाए, जब, है ना, जब कैसे भी लाइट जाएगी तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम ही होंगी। दैट्स व्हाई इस तरह के सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? आइसोट्रॉपिक। तो प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन बिकॉज अरेंजमेंट इज इरेगुलर। देखो दिमाग में एक बात आती है, अरेंजमेंट इज, अगर इरेगुलर है तो कैसे सेम होगी? भाई इरेगुलर है मतलब क्या हुआ? कैसे भी मॉलिक्यूल के अंदर आप एटम्स को रख सकते हो, और जब कैसे भी रख सकते हो तो इससे कोई मतलब नहीं आपने किसको पहले लिखा है, पूरे एक मॉलिक्यूल से मतलब है। तो बेटा पूरा एक मॉलिक्यूल यही है, वही एक मॉलिक्यूल है, वही एक मॉलिक्यूल है, अंदर वाले से मतलब ही नहीं है, तो हर तरफ तो वही मॉलिक्यूल है ना, तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी? प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो इसको आप क्या बोलोगे? आइसोट्रॉपिक सॉलिड। तो आइसो अमॉर्फस सॉलिड्स are isotropic solid and crystalline solid are anisotropic solid। ये है 5 डिफरेंस। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा, इस थ्योरेटिकल सेक्शन को कंप्लीट करने से पहले एक छोटा सवाल पूछूंगा। ओके, सवाल ये है कि मान लो आपके पास 2 तरह के लिक्विड हैं और उन लिक्विड को कूल करके आप सॉलिड में चेंज कर रहे हो, उसको क्रिस्टलाइज कर रहे हो, सॉलिडिफाई कर रहे हो। जब 2 लिक्विड को आप सॉलिड में चेंज कर रहे हो, क्रिस्टलाइज कर रहे हो, अगर सॉलिड क्रिस्टलाइन बनाना हो और सॉलिड अमॉर्फस बनाना, 2 अलग अलग है, तो बताओ ज्यादा टाइम क्रिस्टलाइन सॉलिड बनने में लगेगा? कूल कर रहे हो, कूल करके लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनने में ज्यादा टाइम लगेगा कि अमॉर्फस सॉलिड में? क्वेश्चन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनने में ज्यादा टाइम लगेगा कि अमॉर्फस सॉलिड में? जल्दी सेटल कौन होगा? कौन सा लिक्विड सेटल होकर जल्दी सॉलिड बनेगा, क्रिस्टलाइन वाला कि अमॉर्फस वाला? ये क्वेश्चन है। तो अब आपके दिमाग में इस क्वेश्चन को लाने से पहले क्या आना चाहिए? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके घर के 10 अलग अलग मेंबर हैं और वो किसी भी तरीके से 10 अलग अलग मेंबर हैं, वो एक कमरे में अपने आप को सेट करना चाहिए। एक कमरे में सब लोग आके बैठना चाहते हैं, अरेंजमेंट एक हम बनाना चाह रहे हैं। तो आपके घर के 10 मेंबर हैं फैमिली के अंदर, उन सबको इस कमरे में रखना है। तो 2 ऑप्शन है, एक सब लोग अल्फाबेटिकली बढ़े, रेगुलर अल्फाबेटिकली बैठे, रेगुलर अरेंजमेंट, और एक ये है कि जिसको जहां मन करे वहां बैठ जाए। चलिए, दरवाजा मैंने खोला, मैंने कहा 10 लोग अंदर जाइए, जहां मन करे वहां बैठ जाइए। दरवाजा मैंने खोला, मैंने कहा आप अंदर जाइए और अल्फाबेटिकली अपने नाम के अल्फाबेट से आराम से लाइन से बैठिए। बताइए कौन सा काम जल्दी होगा? ऑफ कोर्स दरवाजा खोल के मैं बोलूंगा जिसको जहां मन करे वहां बैठ जाइए, वो काम जल्दी होगा। अगर जहां मन करे वहां मतलब इरेगुलर, जिसको जहां मन करे वहां, तो जब इरेगुलर अरेंजमेंट होगा तो हमेशा जल्दी होगा, और जब रेगुलर होगा तो पहले बगल वालों से नाम पूछोगे, भैया तुम्हारा नाम ए से आता है कि बी से ना? तो अब पता चलेगा कि ना ना, वहां पसंद नहीं देखना है कि मेरे पसंद का वाला कौन है, वहां देखना है कि मेरे अल्फाबेट के आसपास वाला कौन है। उसमें क्या होगा? टाइम लगेगा। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करें तो रेगुलर अरेंजमेंट है, इसके लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, जबकि अमॉर्फस सॉलिड में ये काम, मतलब जब लिक्विड को कूल करके सॉलिड में कन्वर्ट करते हो तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, जबकि ये काम बहुत आसानी से और जल्दी से हो जाएगा। आसानी से मतलब नहीं है, जल्दी से हो जाएगा, टाइमिंग उसमें कम। तो ये था थ्योरेटिकल सेक्शन ऑफ
सॉलिड स्टेट चैप्टर में सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अब हम लोग सीख रहे हैं इसमें यूनिट सेल के बारे में, और हम लोग सीखेंगे लैटिसेस के बारे में, और फिर न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे आएंगे। हम थ्योरी लेक्चर 1 2 3 4 क्लियर करने के बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले पार्ट पे आएंगे। तब तक आप इसको अच्छे से स्टडी करिए, बार बार पढ़िए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेक माई करियर के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। हम चाहते हैं कि 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को हम टैकल करने के लिए हैं, ये आपकी समस्या नहीं। आपको बस यही ध्यान देना है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा हो। हम सभी रिस्पॉन्सिबल हैं आपको अच्छा कराने के लिए। लगातार हमारे साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।